औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Nazin, this is Sani Khan and you're watching new episode of Inside Financial Markets. What has been happening to our economy had never ever been seen in last 75 years. यानी 1.5 महीने के अरसे में पाकिस्तान की जो करेंसी है उसने मैक्सिमम गिरावट का रिकॉर्ड बनाया भी और तोड़ा भी। आई 25 जनवरी को हमने कोई 26 रुपये की गिरावट देखी पाकिस्तानी रुपए में, और आज के दिन वी मेड 2 रिकॉर्ड्स। एक तो रिकॉर्ड था कि हमने जो डॉलर है उसमें अप्रिसिएशन 19 रुपये की देखी, रुपए में गिरावट 19 रुपये की देखी, और दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ने जो शरह सूद है उसमें एकदम 3% का इजाफा करके शरह सूद को 20% पे पहुंचा दिया। अब ये वो टॉपिक्स हैं कि जिसकी वजह से पूरी इकॉनमी हैज़ काइंड ऑफ जोल्स। लोग परेशान हैं अकॉर्डिंग टू सम पीपल। लोग सड़कों पे भी आ सकते हैं बिकॉज जो कारखाने चलाने वाले, हमने स्टील इंडस्ट्री के लीडर से बात की थी लास्ट वीक, उन्होंने कहा था कि जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो आटा दाल चीनी कहाँ से ख़रीदेंगे। तो आज के प्रोग्राम में हम जो मनी मार्केट को मैनेज करते हैं उन लोगों से बात करेंगे, फॉरेक्स को जो देखते हैं उनसे बात करेंगे, जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बातचीत कर रहे हैं मलिक बोस्तान से और इनसे समझते हैं कि आज सारे दिन डॉलर के साथ क्या कुछ होता रहा। मलिक साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलिक साहब फरमाइएगा कि आज डॉलर के साथ क्या हुआ। यकायक डॉलर 19 रुपये बढ़ गया, 26 जनवरी को 25 रुपये बढ़ा था। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जो आज आपने ब्रेक किया। डॉलर के साथ तो कुछ नहीं हुआ, पाकिस्तानी रुपए के साथ बहुत कुछ हो गया। इसको जो है मतलब बिल्कुल ही गिरा दिया, और इतने गिराया कि आप अपने की काबुली में खा रहे छोड़ा। और अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। जो है उसकी बुनियादी वजह ये बनी है कि जो IMF का आज जियो टीवी पे भी स्पीकर चल रहे थे और बाकी जगहों स्पीकर चल रहे थे कि IMF ने ये मुतालबा कर दिया हुकूमत से कि आप जो है अफगान बॉर्डर रेट के मुताबिक डॉलर का रेट करें। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ हुकूमत के ऊपर जो है मलिक साहब उससे पहले एक बात कही थी IMF ने, और जहाँ पे लगता है कि हुकूमत की कमज़ोरी भी ज़ाहिर हुई थी, फिर उसके बाद IMF ने ये बात की है। पहले IMF ने ये कहा था कि आपने डॉलर को खुला छोड़ा तो डॉलर 260-265 पर आ गया। अब दोबारा से आपने इसको मसनूई तौर पर 260 पे रोकने की कोशिश की है, जो ठीक नहीं है। आपके ख्याल में गवर्नमेंट ने ऐसा किया था? मैंने ऐसा नहीं किया था, ये अपनी तरफ से हवा में छोड़ते रहते हैं। वही है कि पहले डॉलर 285 से कम होकर 260 पे आने की वजह ये थी कि हुकूमत ने ये ऐलान किया था कि जितने भी एक्सपोर्टरों की बाहर प्रोसीड ड्यू हैं और लेके नहीं आ रहे, तो उनको 28 फरवरी तक उन्होंने वार्निंग दी थी, अगर नहीं लाएंगे तो हम जो है जिस रेट की एक्सपोर्ट प्रोसीड फाइल होगी मैं वो रेट लगाएंगे। वो 180-190 के करीब बन रहा था। वो फिर उन लोगों ने पैनिक में आके जो है पते बजाय कि हमारा 180 में काटे, वो उन्होंने सेल किया। सप्लाई बढ़ रही थी और डिमांड तो पूरी हो रही थी, लेकिन जो ही उनकी सप्लाई खत्म हुई और उसके साथ ही आज की आपने देखा 2 अरब डॉलर हुकूमत ने कहा है कि हमारे पास इतने डॉलर नहीं है। हम ये तजवीज़ हुकूमत ने पेश की है कि इसको 25% उन लोगों को दिए जाए जो कि सेल्फ स्पॉन्सर और फॉरेन एक्सचेंज के तहत जाएंगे, और बाकी जो 75% है वो भी जो है प्राइवेट टूर ऑपरेटर को दिए जाए, ताकि पाकिस्तान की बजाय फ्री मार्केट से डॉलर का ये फॉरेन एक्सचेंज पूरा बजाय बात हमारे रिजर्व कम ना हो, थोड़े बहुत बचे। तो उससे आज ही बड़े पैमाने में अपने डॉलर खरीद के 3 साल बाद लोग पहली दफा सऊदिया ने ये कहा है कि जितने मर्जी लोग आए हम लोग नहीं रोकेंगे इस सफर। तो ज्यादा लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो फॉरेन एक्सचेंज अपना इकट्ठा कर रहे हैं। और दूसरा IMF की ये खबर जो मैंने कहा है कि उन्होंने कहा है बॉर्डर ट्रेड पे आप रेट लेके जाएं, तो ये तो किसी तरह मुमकिन ही नहीं है। वो मैं समझता हूँ उनके चाहे हम डॉलर अगर पिछले आप देखें, अगर 1 साल का रिकॉर्ड हुकूमत ने 230 से 250 किया तो उन्होंने 270 कर दिया, हुकूमत ने 270 किया तो उन्होंने 290 कर दिया, अब हुकूमत ने 290 किया तो उन्होंने 310 कर दिया। तो उनके पास तो डॉलर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो वो तो उनकी तो हमारे से जो है हमारी मार्केट से और हवाला मार्केट से खरीदते हैं 20 से 30 रुपये ऊपर देके, जैसे हमारे यहाँ रुपया जो है वो नुकसान हो रहा है, हमारे रिजर्व कम हो रहे हैं, सारा बोझ पाकिस्तान से पड़ रहा है। तो हुकूमत को ये चीज एक्सप्लेन करनी चाहिए कि हम किस तरह उनके रेट को फॉलो करें। वो तो कहते हैं हम तो डूबे हैं सनौतों में ले डूबेंगे, वो तो खुद तो डूबे हैं, लगते हैं हमें भी डुबो के छोड़ेंगे। तो हुकूमत को इसमें तो कम्प्रोमाइज किसी हाल में करना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है भाई, मार्केट का रेट
और इंटर बैंक नैरो होना चाहिए, ये ठीक है। लेकिन दूसरे मामलों को जिसके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं उसकी जरूरत हम कैसे पूरी करें? पहले तो नाइट्रो फॉस्फेट $3 अरब को मिल जाते थे 8 महीने, वहाँ सरप्लस था। अब उनकी सारी जरूरत हमसे पूरी हो रही है और हम उनके डॉलर इतने महंगे, हमारा तो फॉरेन एक्सचेंज भी सारा चला जाएगा और इतना खर्चा डॉलर रुपया गिरेगा तो हम तो रुपये भी हमारे पास खत्म हो जाएगी, करना इतना हमने किया। मलिक साहब, 286 रुपये तक इंटरबैंक में डॉलर ट्रेड हुआ है। ओपन मार्केट के बारे में तज़ाद खबरें आ रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 295 तक ट्रेड हुआ है। किसी ने कहा, कामरान खान वो तो काइंड ऑफ गवर्नमेंट के एंटी हैं, उन्होंने तो यहाँ तक भी ट्वीट कर दिया, लिख दिया कि 325 पर ये ब्लैक मार्केट ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हुआ है। आपको लगता है ऐसा हुआ होगा? आज के दिन इतनी पैनिक थी? मैं कामरान खान अल्लाह के बड़े, अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है और पाकिस्तान के जो है हमेशा वो हुकूमत के नहीं, पाकिस्तान की खिताब बात जाती है। उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह की पैनिक न फैलाएं, ऐसी कोई नहीं है। जो है अभी मैंने चेक किया है, दुबई और काबुल का जो रेट है और पिशावर का रेट है वो भी 300 के करीब है और यहाँ का रेट है जो फ्री मार्केट है। हमने हमारे से डॉलर आज भी लोगों ने नहीं दिए, हमारे पास आज भी $2 मिलियन हमने इंटर बैंक में सिलेंडर किए, हमने 290 में ऑफर किए, बहुत कम लोगों ने किए। अब मसला ये जो वो लोग ब्लैक मार्केट में जा रहे हैं जो कि अपनी शनाख्त पाना चाहते हैं, वो उनको ब्लैकमेल करके महंगा दाम देने उसका तो कोई हद नहीं है। वो तो खुद अपने कौम में बुराड़ी पा रहे हैं, मुल्क को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं आवाम से और खास तौर पर उनको जिनके को अल्लाह ने इस मुल्क से दौलत दी है, पाकिस्तानी रुपया उनके पास अगर आ गया है तो उसको अपने मुल्क में सरमाया करें। खास तौर पर उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा जिनका अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं वो पाकिस्तान लेके आए हैं। और खास तौर पर जो सिराज लफ्ता जो पाकिस्तानी के अमीर है, उन्होंने सोशल मीडिया पे आपने जिन्होंने ये सुना होगा तो 18 बड़े नाम उन्होंने इंकशाफ किया है जिनके अकाउंट भी और डॉलर भी 18 अरब डॉलर पड़े, 18 बाकी छोड़े, बाकी तो 10,000 लोग हैं जिनके अकाउंटों में डॉलर है, अरबों डॉलर ने उन्होंने किया। उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, आपको उनके नाम भी आ चुके हैं, तो मुल्क की हेल्प करें, अपना डॉलर वापस लेके आए। और पाकिस्तान की जिसके भी घर में डॉलर पड़ा है, जहाँ भी पड़ा है, कम से कम अगर फरोख्त नहीं करते तो अपने कम डॉलर अकाउंट खोल के बैंक में जमा करा दें, मुल्क के काम आ जाए। इस वक्त आवाम और हुकूमत और जितने भी एलीट तबके हैं या जो सरवत हजरात हैं वो मुल्क की हेल्प करें और उसकी हेल्प इस तरह होती है जो उनके पास फॉरन एक्सचेंज वो मुल्क लेके आए। हमारा रेट भी ज्यादा है और हमारा टेस्ट रेट भी दुनिया से ज्यादा है, फिर हमारी मजबूरी है सिर्फ नाजायज IMF को उठा रहे, आप तो कम ना उठाएं। और इसी तरह और चीज पाकिस्तानी जो कि 2 करोड़ है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, उन्होंने हमेशा मुल्क की मदद की है, वो हवाले के बजाय ऑफिशियल चैनल से अपने डॉलर भेजें और $200 ज्यादा भेजें इस दफा, ताकि $2 अरब पाकिस्तान में वर्कर इंक्रीज हो जाए। और मैं हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वक्त जो भी अपने IMF का जो प्रोग्राम है जो कि हमारे लिए तरवार बनी हुई है, इतना 25 साल की तारीख में इतनी महंगी इतनी सख्त शराइत कभी का सामना नहीं पड़ा पाकिस्तान को। अब उन्होंने ये भी गारंटी तब मांग ली है कि आप दोस्त ममालिक से गारंटी लें तब हम आपको डॉलर देंगे। चाइना के अलावा जो अभी तक गारंटी हमें मिली नहीं है। और ऐसी शराइत हैं जो कि पाकिस्तान के लिए समझे दस्तसरी बन गई हैं और पाकिस्तान हुकूमत जो है हर हाल में गैर है, उन्होंने इसको प्रोग्राम लेने फिर $20 अरब उन्हें मिले हैं, तो वो तो लकीरें निकाल के बेचारे थक गए हैं, लेकिन उनके जो है अभी तक मुतालबे नहीं कम हुए। मलिक साहब, ये जो शरह सूद आज गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक बढ़ाई, तारीख में कभी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रहा भी नहीं है और इतनी ज़्यादा एक दिन में इंटरेस्ट रेट को कभी बढ़ाया भी नहीं गया है। इसके बावजूद यानी 20% शरह सूद के बावजूद एक पाकिस्तानी जो है वो डॉलर को होल्ड करने को तैयार है, डॉलर में महफूज समझ रहा है अपने सरमाए को, डॉलर को सिक्योर समझ रहा है और पाकिस्तानी रुपए को वो साइड में रख रहा है, दे रहा है और डॉलर ले रहा है। आज की जो सिचुएशन रही है मार्केट में, जितना पाकिस्तानी रुपया दबाव का शिकार रहा है, आपको क्या लगता है ये अगले कितने दिनों तक प्रेशर मार्केट में रहेगा और मार्केट कितना सस्टेन कर सकती है ऐसा प्रेशर? मैं बार बार उन लोगों से अपील जो कर रहा हूँ, मकसद यही है कि जिनको अल्लाह ने दौलत दी है वो उस दौलत को पाकिस्तानी रुपए में इन्वेस्टमेंट करें। अब असूली तौर पे जब इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है उसका मकसद यही होता है कि लोग उस करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें, ना कि कुछ और चीज में इन्वेस्टमेंट करें। तो इतना हैवी गवर्नमेंट ने 20% बहुत ज्यादा है। अब हुकूमत को जो है, क्योंकि IMF की ये डिमांड है मजबूरी में, और उन्होंने तो अपनी जो कहते हैं ना सियासत और वो भी 2 पे लगा दी है, रोटेशन उनकी पहले 0 हो चुकी है और इसके बाद अब क्या बचे हमके पास। तो लेकिन वो पाकिस्तान की खातिर कहते हैं कि हम कुर्बानी देंगे और ये जो है कुछ भी हो जाए हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है और ये प्रोग्राम उनकी हर शर्त मान के किसी हाल में इसको अवेल करना है।
और मैं समझता हूँ तुर्की से हमें सबक हासिल करना चाहिए। और उन्होंने इतना बड़ा रिजल्ट लाया, पूरी मैशेज जो है जमीन बहुत हुई है, लेकिन उन्होंने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बजाय 4% कम किया। और पाकिस्तान को भी, इस्लाम भी जो है यही कहते हैं कि आप सूद के बगैर काम करें। तो सूद जब जितना बढ़ जाए तो फिर वो कारोबार खत्म हो जाता है, लोग सूद खोर हो जाते हैं। तो हमारे लोग भी जो है इससे जब बढ़ेगा तो वो कारोबार क्यों करेंगे? जैसे जितने भी कारोबारी सेशन है, हजरात हैं, वो यही बात हो रहे हैं कि अब इतना महंगा कर्जा लेके हम पॉसिबल नहीं कि 22 से 25% जो है कर्जा लेके और उसमें से कुछ कमा सकें। नुकसान ही होगा तो हम कर्जा लेके क्या करेंगे? तो इससे सबसे बड़ा जो है कर्जदार वो तो हुकूमत है। हुकूमत को खुद को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन मजबूरी है। उस मजबूरी को तो कोई हल नहीं है कि हम उसे जो है IMF तो नजायज फायदा उठा रही है, लेकिन हमारे अपने लोग भी जो है साथ नहीं दे रहे। हमारे कारोबारी हजरात, हमारे लीड करात, इन सबको चाहिए कि ऐसो खुदा के लिए मुल्क को बचाएं। हमने बचाना है मुल्क को, किसी बाहर के मुल्क ने आके नहीं बचाना है। तो आवाम जो है और जितने भी हुक्मरान है और जितने भी सियासतदान है, और वो भी अपने खुदा के लिए, पाकिस्तान के लिए अपने आपस में जो है साथ जोड़ें और डेडलॉक तोड़ें और पाकिस्तान को बचाएं। रियासत है तो सियासत करें और पाकिस्तान को बचाएं। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना जरूरी है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की मैशत को गिरा दिया है। अब हमने सहारा देना है और कोई नहीं, अपने पाँव पे खड़े, हमने इसको सहारा देना और कोई सहारा देने नहीं आएगा। मलिक साहब, आखिर में ये फरमाएं कि आज डॉलर जो क्लोज हुआ है ओपन मार्केट में, वो किस रेट पर हुआ है? देखो 290 में कोई खरीदारी नहीं हो रही थी। हमने 288 और 299 में बेचा, लेकिन इतना ज्यादा बिका नहीं है। हमारे $2 मिलियन आज भी सरप्लस है, जो बैंक में हमें 285 में देती है। पब्लिक जो है, जो जेन्युइन बायर वो खरीद रहे, लेकिन जो सट्टेबाजी करना चाहता है या होल्ड करना चाहता है या उनको हम लोग नहीं दे रहे, हम जेन्युइन बायर को दे रहे हैं। और हमारे पास इतना बड़ा डिमांड आई नहीं अभी तक। वही $2000-4000 वाले लोग आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो है मैं समझता हूँ कि आवाम जो है वो डॉलर नहीं ले रही, जो ब्लैक मनी वाले हैं वो ले रहे हैं। और वो ब्लैक मार्केट में जाते हैं, उनका ये ऑफिशियल मार्केट में क्या काम उनका। मलिक साहब, आखिर में ये जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, सियासतदानों को आप कुछ कहना चाहें? बिकॉज तुर्की का आपने ये तो बता दिया कि 4% उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया ज़लज़ले के बावजूद। दूसरी चीज़, आज तुर्की के सदर ने यह भी कही है कि इसी ज़लज़ले के बावजूद वो इलेक्शन वक्त पे करेंगे। तो पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम के लिए सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है, इसके लिए आप सियासतदानों को कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हाथ जोड़ता हूँ उनको, अल्लाह का वास्ते देता हूँ, रसूल का वास्ते देता हूँ, खुदा के लिए बार बार मैंने एक ही बात की, आप बैठ जाएं, चार्टर इकानमी कर लें, मुल्क को बचा लें। इख्तलाफ मुल्क के लिए लोग जाने कुर्बान करते हैं, आप अपने इख्तलाफ नहीं कुर्बान करते। खुदा के लिए बैठ जाएं और जो भी है मिल बैठ के। अदरिया भी यही कह रही है, फौज भी उनको यही कह रही है, हर मुद्दे वतन उनको यही मैसेज दे रहे हैं, खुदा के लिए बैठ जाए, उनको ऐसा बात बुरा तय कर लें कि सब मुतफिक हो गए, पाकिस्तान को जो है बचा लें। ऐसा ना हो कि फिर आपकी जब जहर अवाम ने तो जब देखने हैं कि उनके इस वक्त कोई मसले हल नहीं हो रहे, तो वो फौज ने कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। फौज को मजबूर ना करें कि वो अपने हाथ में सारे कंट्रोल ले ले। आपको अभी वो वक्त है, फौज के नाम लें और पाकिस्तान को बचाएं और अपनी जमहूरियत को भी बचाएं। मलिक साहब, आपके प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दिस इज़ टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आबिस लहरी और हम इनसे समझेंगे कि मुआशी फ्रंट के ऊपर किस तरह के चैलेंजेस हैं और हुकूमत इससे निबर्द आज़मा होने के लिए क्या कुछ कर रही है। लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं आबिस लहरी साहब। इनसे हम समझते हैं कि आज जो स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% का इजाफा किया है, इससे माशी फ़क़ पर किस तरह के चैलेंजेस नमूदार होंगे और पाकिस्तान गोइंग फॉरवर्ड किस तरह के मसाइल का शिकार हो सकता है। आबिस लहरी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, यू मे हैव सीन व्हाट हैज़ हैपेंड इन द फॉरेक्स मार्केट टुडे। रुपये ने जो है 19 रुपये आज लूज़ किए और 25 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ी डिक्लाइन है जो हिस्टोरिकली हमने देखी है। उस वक्त कोई 26 रुपये के आसपास 25 रुपये 95 पैसे रुपये की कदर में कमी हुई थी और आज 19 रुपये 85 पैसे हुई है। सो दैट्स अनदर डेवलपमेंट, बट व्हेन वी लुक एट व्हाट MPC हैज़ डन टुडे, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। इनफैक्ट बहुत कम लोग कह रहे थे कि 3% तक जो शरह सूद है उसमें इजाफा हो सकता है। लेकिन हमने देखा कि वो 11 बजे जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी MPC की, वो 3 बजे तक चली
और जब स्टॉक मार्केट बंद हो गई तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट आया है। सो आप इस सारी डेवलपमेंट को और आज बाज़ार हिस्सेस को भी आपने यू मे हैव सीन द फॉरेक्स मार्केट एंड यू मे हैव सीन व्हाट MPC हैज़ डन टुडे, आप इस सब डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये सारी वो चीजें हैं जो कि अगर हम बदरजा उत्तम कर रहे होते जो हमने कमिटमेंट की थी IMF के साथ, तो शायद इतने ज्यादा इनके ड्रास्टिक रिजल्ट हमें देखने को ना मिलते। अगर आप रुपए की कीमत जो है उसको पिछले चंद महीनों में 224 रुपए पे ना रोकते इंटरबैंक पे, तो ये जो अब हमें इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रेट के डिफरेंस को पूरा करना पड़ रहा है, और जो हुंडी और हवाला की मार्केट, ग्रे मार्केट जो एक डेवलप हो गई है, इंटरबैंक को उसके साथ लेके आना पड़ रहा है। ये शायद इतने तकलीफ के फैसले जो है वो ना करने पड़ते, और अगर ये ना हो रहा होता तो आपके जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी इतनी ज्यादा टाइट ना होती। मॉनेटरी पॉलिसी जो पॉलिसी रेट है वो दो वजूहत के लिए बढ़ाया जाता है। या तो वो महंगाई को काबू पाने के लिए बढ़ाया जाता है, वो हमारे उस तरह से लागू नहीं होता क्योंकि उन इकोनॉमीज पे लागू होता है। यहाँ पे हर चीज क्रेडिट कार्ड पे और हायर परचेज एग्रीमेंट पे ली जा रही होती है। हमारे यहाँ इसको इसलिए बढ़ाया जाता है कि रुपए की कदर को कहीं रोका जा सके, ताकि जितना सेविंग पे प्रॉफिट ज्यादा होगा उतना आपके डॉलर खरीदने में टेंडेंसी में कमी आएगी और आपकी जो लोकल करेंसी है वो मजबूत रहेगी। अब ये सारी चीजें करने के बाद भी अगर IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाता है तो ये शायद घाटे का सौदा नहीं, लेकिन अभी भी IMF के प्रोग्राम को बाहर होने में एक जो बड़ा पहाड़ खड़ा है वो है कि स्टेट बैंक के जो ज़खायर होंगे फॉरेन एक्सचेंज के, उसके लिए हमें दोस्त ममालिक से एश्योरेंसेस चाहिए या रोल ओवर चाहिए या फिर IMF का वेवर चाहिए कि हम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से ये अप्रूवल ले सके अगली लोन ट्रांच की। तो आज जो वजीर खजाना की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब IMF के साथ मुआमला जो है वो चंद ही मुज़ाकरात की दूरी पे है, तो देखें कि वो कितनी जल्दी होता है। अगर ये होता है तो फिर शायद ये जो एक तवील सफर हमने शुरू किया था मुश्किलात का, इसमें थोड़ी सी एक फॉग जो है वो देखने में मिलेगा। लहरी साहब, ये फरमाइएगा कि इकनॉमिक फ्रंट के चैलेंजेस ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नत्थी हो गए हैं, कनेक्ट हो गए हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पर। और अभी मेरी मलिक बोस्तान साहब से भी बात हुई और उन्होंने टर्की की मिसाल दी और उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़लज़ले के बावजूद गवर्नमेंट ने 4% शरह सूद को कम किया और वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो। उन्होंने कहा कि ज़लज़ले के बावजूद इलेक्शंस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ व्यू in the market and in the minds of the people कि political instability is also dragging this subject matter. Are you with us on this? ये तो बिल्कुल जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसी की वजह से तो हमें फैसले डिले करना पड़े ना। आपको पॉपुलर फैसले क्यों रहते हैं? कोई भी हुकूमत जो होती है वो पॉपुलर फैसले उस वक्त कर रही होती है जबकि उसको अपने वोटर्स को या कुछ इंटरेस्ट ग्रुप जो है उनको खुश रखना होता है। तो जाहिर है कि इस वक्त आपके पास जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मजबूर करता है हुकूमत को कि हुकूमत ये फैसले जो है इनको होल्ड पे रखे ना ले, और जब सर पे पड़ती है तो तब ये फिर सारे फैसले एकदम से लेना पड़ते हैं। सो गोइंग फॉरवर्ड आपकी नज़र में IMF प्रोग्राम अगर रिस्टोर हो जाता है जैसे वज़ीर ख़जाना साहब फरमा रहे हैं डाउन द रोड 2 to 3 days, यू थिंक के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी डाउन द रोड 2 to 3 months? जो IMF खुद कहता है कि जून तक आपके जो रिजर्व्स की पोजीशन है वो कम से कम $10 बिलियन होनी चाहिए। गवर्नमेंट समझती है कि वो $8 बिलियन मेंटेनेबल होगी। जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट कर दें। और ये भी ज़रा फरमाइएगा आप लहरी साहब कि ये जो शॉर्ट टर्म हम बोरोइंग करते हैं, क्या आज हमारी सारी मुसीबत इसी वजह से नहीं है कि हर 6 महीने साल बाद हमारे सर पे अदायगियों का बोझ होता है? वाई कांट वी हैव लॉन्ग टर्म डेट, या दुनिया बदल गई? मेरा ख्याल है कि हमें इस तरह की जो क्राइसिस है वो बड़े अरसे बाद देखना पड़ा, और उसकी वजह यह है कि अब पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन वो नहीं रही जो कि किसी ज़माने में होती थी, जब आपको वॉर ऑन टेररिज्म की वजह से नाटो से हिसाब से फंडिंग मिल रही थी या डॉलर का एक फ्लो कायम था, जब सोवियत यूनियन के
खिलाफ जब प्रॉक्सी वार हो रही थी, तो उस वक्त आपको अमेरिका से डॉलर जो थे वो उनका एक फ्री फ्लो जारी था। तो अब चूंकि यूक्रेन की जंग के बाद हालात बिल्कुल बदल गए, अफगानिस्तान की अहमियत खत्म हो गई है उस हिसाब से, तो पाकिस्तान को एक तो ये है कि बड़े अरसे के बाद इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जो है कि अगर IMF का प्रोग्राम बहाल होता है तो फिर बेहतरीन सेंस में होगी कि मजीद तनज़्ज़ुल शायद ना हो। अगर आप ये कहें कि कुछ साल पहले वाली सिचुएशन या 6 महीने पहले वाली सिचुएशन में हम आ जाएंगे, रुपये की कदर आ जाएगी या दर मुबादला की दखार आ जाएंगे, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन ये जरूर हो जाएगा कि आपकी फर्दर तनज़्ज़ुल रुक जाएगी। आपके पास जो इस वक्त दुनिया तभी आपके साथ लेन देन अपना बेहतर बनाएगी जबकि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम हो। और अब आपको चीन को, सऊदी अरब को, कतर को, यूएई को या किसी भी मुल्क को पता हो कि 2 महीने बाद हुकूमत किसकी होगी। तो पिछले 1 साल से तो ये समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत जो है उसका दौरानिया कितना है और 4 महीने बाद कौन सी हुकूमत होगी। क्या वो कोई निगरान हुकूमत होगी, वो इलेक्शन हो रहे होंगे, इलेक्शन के बाद कोई नई हुकूमत होगी या यही हुकूमत होगी। तो ये सारी चीजें इस वक्त बहुत अफेक्ट कर रही है पाकिस्तान की मईशत। अच्छा, आबिद साहब, आपने शायद अलामिया देखा हो जो कि स्टेट बैंक ने MPC के ऊपर जारी किया है। उसकी आखिरी लाइन बड़ी ट्रिकी है। अभी भी हमने देखा कि जो पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है वो स्केड्यूल थी 16 तारीख को, लेकिन 4 तारीख को स्केड्यूल कर दी गई। और आज ही के प्रेस रिलीज़ में स्टेट बैंक कह रहा है कि अब ये 16 मई को अगली मीटिंग नहीं होगी बल्कि ये 4 अप्रैल को होगी। यानी आप कह सकते हैं 1 महीने 10-12 दिन पहले हो रही होगी। सो कैन वी कंसिडर और थिंक और टेक इट लाइक कि ये जो स्टांस है क्या टाइटनिंग का, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का, ये इसी वजह से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग जल्दी हो रही है? देखिए, जब जल्दी जल्दी मीटिंग होती है तो उसका मतलब ये होता है कि आपके हालात जो है वो 1 महीने में बदल सकते हैं। अब ये क्या वो नेगेटिव साइड पर बदलते हैं या पॉजिटिव साइड पर बदलते हैं, यानी क्या अभी फर्दर बेल्ट टाइटनिंग की जरूरत है या उसको रिलैक्स किया जा सकता है 20 से कम करके 19 पे। तो ये सारा कुछ देखने के लिए अब अगले महीने मीटिंग हो रही होगी, बजाय इसके कि उसको 2 महीने तक डिले किया जाए। तो 1 महीने बाद अगर तो अब हालात कुछ बेहतर हो चुके हुए दर मुबादला के और IMF का प्रोग्राम बहाल हो चुका, तो हो सकता है कि ये पॉलिसी जो है इसमें कोई 0.5%, 1% कमी कर दी जाए। और अगर नहीं होता तो हो सकता है कि इसमें फर्दर इजाफा कर दिया जाए। तो दोनों तरफ जा सकती है। मैं नाजरीन के लिए बात कहना चाहूँगा, आई हैव स्पोकन टू half a dozen analysts of the market. So Larry साहब happens to be one on the positive side, जो ये नवीद सुना रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है, डोंट लुक ओनली लॉपसाइडेड, एक ही तरफ ना देखें। ये भी हो सकता है कि 1 महीने में हालात बदल जाएं और MPC अगर जल्दी हो रही है तो इसके मानी यही हैं कि स्टेट थिंक्स के हालात पलटा भी खा सकते हैं। जो इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनके एंगल से भी अगर आप देखें तो एक पॉजिटिव एंगल ये निकलता है कि हालात काबू में आए तो इसमें 25-50 बेसिस पॉइंट की कमी सोची जा सकती है, उसका तसव्वुर किया जा सकता है। सुलैरी साहब, आखिर में ये फरमाएं कि ये जो रुपया अंडर प्रेशर आज आया है, और मलिक साहब से हमने एक करेक्शन भी ले ली, तसी भी ले ली, बिकॉज एक एंकर पर्सन है कामरान साहब, उन्होंने कहा था कि ये 325 रुपये तक जो है वो ओपन मार्केट में ट्रेड हुआ है। उन्होंने कहा ऐसी कोई अफरा तफरी फैलाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। ये 295-96 तक प्रेशर में रहा है और 290 पे फिर डॉलर नहीं कोई ले रहा था। सो इतनी बुरी सिचुएशन भी नहीं है जितनी प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई आज के दिन। सो आपके ख्याल में चीज़ें अगर बेहतर होती हैं, IMF प्रोग्राम रिस्टोर होता है, तो डॉलर की जो फेयर वैल्यू है, एक हमारा तज्जिया कहता है कि वो 260 और 65 के दरमियान है। डू यू हैव अ व्यू ऑन दिस कि इतने बुरे हालात भी नहीं हैं कि कोई 325 और 300 की बातें बहुत इजीली करे? देखिए, इस वक्त बुरे हालात का मतलब मेरी नज़र में ये है कि रुपए की कदर में मजीद गिरावट आए, और अच्छे हालात का मतलब ये है कि रुपया यहीं पे रेंज में ठहर जाए। आपके पास जब तक फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो नहीं आएगा तब तक रुपए की कदर जो है वो उसमें बहुत ज्यादा बेहतरी नहीं कि 260 पे चला जाए। उसका मतलब यह है कि आपके पास को $8-10 बिलियन का रिजर्व जो है, रोल ओवर्स और बाकी रिजर्व, वो अगर होते हैं खजाने में तो फिर तो सोचा जा सकता है। अगर वो नहीं होते
IMF का प्रोग्राम हो जाता है, आपके पास $1.5 बिलियन जो है वो आ जाता है, रोल ओवर आ जाते हैं, तो कम से कम उसका फायदा ये होगा कि एक जो पैनिक बाइंग है वो रुक जाएगी। इस वक्त फेयर में प्रेशर इसलिए आ रहा है कि देखिए आपके एक्सपोर्टर जो है वो अपनी एक्सपोर्ट रिसीट जो है वो कैश नहीं करवा रहे। लोगों में ये कंसर्न पाया जाता है कि जी बट सुलैरी साहब मैं आपको रोक के एक छोटा सा वक्फा ले लूँ बिकॉज टाइम हो गया, और मुझे आपसे ये क्लैरिटी ज़रूर चाहिए होगी कि स्टेट बैंक ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें कहा था कि अगर ये एक डिटरमिन्ड पीरियड के ऊपर अपनी एलसीज को नहीं कैश कराते तो फिर वो पेनलाइज भी होंगे। सो वो रूल तो एग्जिस्ट करता है ना सुलैरी साहब। जिस हैंग ऑन फॉर अ सेकंड, हम वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करते हैं। नाज़रीन, लेट्स मीट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, वक्फे से पहले सुलैरी साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, और ख़राबी और सही के हालात का ताल्लुक सिर्फ इस चीज़ से है कि रुपया कितने प्रेशर में है या नहीं है, और IMF के साथ डील अगर हो जाती है तो वी ऑल नो कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके पास से भी जो सप्लाई ऑफ मनी है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा। द अदर थिंग विच सुलैरी साहब पॉइंटेड आउट वाज कि पाकिस्तान को एक एडवांटेज होता था अपनी लोकेशन का, एक स्ट्रेटजिक पोजीशन का, वो शायद अब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं रही है, विच इज़ वाई जो पाकिस्तान की इकॉनमी में बहारें आती थी कि मुशर्रफ के टाइम में $25 अरब बरसे और इम्पोर्ट लेड इकॉनमी में एक ख़ास तबके ने ग्रो किया और इकॉनमी ने ग्रो किया, इंटरेस्ट रेट आपने कम रखे, बार बार आपने डेफिसिट फाइनेंसिंग की और आपका गुजारा हो जाता था बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेटजिक लोकेशन, आपको कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही होती थी। आज आप इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, आपके साथ सिर्फ चाइना खड़ा है। चाइना ने आज IMF को कहा है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक, चाहे घाना हो, ये 2-3 और ममालिक हैं, बट पाकिस्तान को स्पेशली चाइना हाईलाइटेड एंड चाइना सेड कि इन ममालिक के डेट के क्राइसिस को मिलकर सॉर्ट आउट करना IMF की जिम्मेदारी है। सो आबिद सुलैरी साहब, वो जो मेरा पिछला पॉइंट है ज़रा पहले उस पर बता दें कि अब इंसेंटिव तो नहीं रहा एक्सपोर्टर के पास कि वो अपनी LCs को इनडेफिनेटली ओपन रखे। अभी भी आपके पास बहुत से ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनके के बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान में नहीं है, उनके बैंक अकाउंट्स पाकिस्तान से बाहर है। तो जाहिर है कि एक्सपोर्ट प्रोसीड जो है, अगर वो अपनी पेमेंट जो है वो पाकिस्तान से बाहर किसी जगह पे फॉरेन एक्सचेंज में ले रहे हैं और वो पाकिस्तान में नहीं ला रहे, सिर्फ इस वेट से कि उनको आइडिया हो जाए कि डॉलर जो है वो कहाँ पे जाकर रुकेगा, शायद उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, तो इसका मतलब है कि आपके पास वो डॉलर जो नहीं आ रहे। इसी तरीके से अगर जो डेप्रिसिएशन का जो सिलसिला देखने में आया, अब आज के बाद कल दोबारा मार्केट पे प्रेशर आ रहा होगा, क्योंकि जिसने भी देखा कि आज रुपया जो है वो 19 रुपए गिर गया, अगर उसके पास कोई कुछ रकम पड़ी है तो उसकी कोशिश होगी कि इसका फौरी तौर पे या डॉलर खरीद लिया जाए या इसका सोना खरीद लिया जाए, क्योंकि पता नहीं ये रुपया कहाँ तक जाए। तो वो जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई और उसकी वजह से जो पैनिक बाइंग है, वो पैनिक बाइंग भी कंट्रीब्यूट कर रही है आपके रुपए की कदर में गिरावट को, और ये तभी थमेगी जबकि थोड़ा सा एक ट्रस्ट डेफिसिट, ये 3 तरह के डेफिसिट है, एक करंट अकाउंट डेफिसिट है, एक फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन एक ट्रस्ट डेफिसिट है जो कि अवाम और हुकूमत में और पाकिस्तान और बैरून दुनिया में बदकिस्मती से इस वक्त चल रहा है, और जो देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में मुआशी हालात जो है वो किस करवट बैठेंगे और सियासी हालात किस करवट बैठेंगे। राइट। आखिर में आबिद साहब ये फरमा दें कि IMF की ये जो डिमांड है कि पाकिस्तान जो ओपन मार्केट डॉलर का रेट है उसको वही रखे जो पेशावर में या अफ़गान बॉर्डर पे होता है, जिसके ऊपर आज हमें मलिक बोस्तान साहब ने कहा कि वो तो एज एन इंस्टीट्यूशन, एज ए बॉडी ऑफ ट्रेडर ऑफ फॉरेक्स एसोसिएशन वो इसको कंडेम करते हैं, वो समझते हैं कि ये जो फ्री मार्केट के प्रिंसिपल है ये बात उसके ख़िलाफ़ है। एक साहब ने तो यहाँ तक कहा कि फिर आपको जो है फॉरेक्स के दफ्तर और अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पेशावर में ले जाना चाहिए। आपको ये मॉरली, लीगली कितनी बात प्लॉजिबल दिखती है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि IMF की ये डिमांड हो सकती है। IMF ये तो कह सकते हैं कि जी आप जो इंटरबैंक रेट है और आपका जो ओपन मार्केट रेट है उसको बराबर लेके आए, लेकिन IMF ये नहीं कहता कि आप लाहौर या कराची या पेशावर या किसी भी खास मार्केट के साथ अपना रेट जो है वो लिंक करें। IMF ममालिक से डील करता है, वो पाकिस्तान से डील कर रहा है।
वो लाहौर या कराची या पेशावर से डील नहीं कर रहा, तो मुझे इस खबर में कुछ सदाकत जो है वो नजर नहीं आती। राइट। आबिद सलैरी साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम साहब, जो कि एप्टिमा के चेयरमैन हैं। उनसे समझते हैं कि ये जो हर तरफ से हर क्वार्टर से बातचीत हो रही है कि कारखानों को बंदिश का सामना करना पड़ सकता है, शरह सूद अगर 20% पे हो जाए तो हर बिजनेसमैन, हर ताजिर, हर शख्स अपनी सेविंग्स को बैंकों के पास लेके जाता है, कारोबार के पास नहीं लेके जाता। और वो कहता है कि जब रियासत रिस्क फ्री 20% सालाना नफ़ा दे रही है, सूद दे रही है, तो फिर मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं रिश्वतें भी दूँ और टफ़ टाइम भी फेस करूँ। और जिस मुल्क में एनर्जी सबसे ज़्यादा महंगी है, बिजली सबसे ज़्यादा महंगी है, तिजारत सबसे ज़्यादा महंगी है, लेबर सबसे ज़्यादा महंगी है, वहाँ पे मैं रोज़गार क्यों दूँ और कारोबार को क्यों बढ़ोतरी दूँ? इस सवाल को सामने रखेंगे आसिफ इनाम के, और आसिफ इनाम साहब से समझेंगे कि एप्टिमा का इस सब सिचुएशन के ऊपर क्या व्यू है। आसिफ इनाम साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ साहब, आज एक तो डॉलर आपने देखा कि 25 जनवरी को ये कोई 26 रुपये बढ़ा था और आज के दिन 19 रुपये बढ़ा, तो तारीख के दोनों रिकॉर्ड बने भी टूटे भी इन्हीं 2-3 महीनों के अंदर अंदर। और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि स्टेट बैंक ने आज शरह सूद में 3% का इजाफा करके इसे 20% कर दिया है। और जितनी भी पुरानी फैसिलिटीज़ थी जिसमें इंटरेस्ट रेट की सब्सिडी होती थी, उसको भी रिकन्सिडर करने का कहा है। सो हाउ डू यू लुक एट दिस सिचुएशन? कारोबार इससे कितना इम्पैक्ट लेगा? जी देखिए, कारोबार तो इस वक्त मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे पहले ही बहुत डिफिकल्टी में एलसियाँ नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुल रही, और आप देखेंगे कि आगे चल के अब ये कॉटन की एलसी नहीं खुल रही तो एक्सपोर्ट्स वगैरह भी मुतासर होंगी। इसी तरीके से ये शरह सूद ने भी कबाड़ा कर देना है। पहले ही इतनी ज्यादा है, मेरे ख्याल में साल पहले हमारी 11% से भी थी, तो 11 का ऑलमोस्ट 20 तो 100% शरह सूद बढ़ना, तो ये तो बड़ा कैटास्ट्रोफिक है इंडस्ट्री के लिए, और इसके अंदर काम करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। और अभी आप देखें कि हमारा जो टेक्सटाइल टैरिफ था वो भी वापस ले लिया है, उसके भी असरात हैं। मेरे ख्याल में तो आज लोगों ने यही हिसाब लगाया है कि एक्सपोर्ट गिरेंगी, इसी वजह से शायद ये करेंसी पे भी प्रेशर आया। सो इनाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली तो कारोबार बंद था और आज गवर्नमेंट ने उसको सील साइन कर दिया कि गवर्नमेंट इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड कि इंडस्ट्री का पहिया चलता है या नहीं चलता। गवर्नमेंट इज़ ओनली इंटरेस्टेड कि IMF से मामला तय हो जाए। और उसमें भी ये नज़र आ रहा है कि अगर वो टैरिफ, जैसे आपने कहा कि वो कंपेटिटिव टैरिफ ख़त्म कर दिया गया है, और एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हर मीडिया चैनल पर ये कहा जाता है कि ये मुराद है, इनफैक्ट मुराद नहीं है, ये तो आपके ख़राब डील किए हुए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी प्राइस पूरे पाकिस्तान को देनी पड़ रही है। सो अगर भी उसके बावजूद भी जो है वो ये जो हमारा मतलब नेशनल टैरिफ बनता है ये उसके बराबर है। सब्सिडी तो फिर भी नहीं आती, क्रॉस सब्सिडीज नहीं अगर नहीं डालें तो भी, सब कुछ करके भी, खराब कॉन्ट्रैक्ट भी डालें तो भी ये हमारा 19 रुपए 20 रुपए ही रेट बनता है। अब तो क्रॉस सब्सिडीज दूसरों के लाइन लॉसेस हम पे डाल के वो ये खराब होता है। सो इनाम साहब, आप गोइंग फॉरवर्ड चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? बिकॉज ये इंटरेस्ट रेट जो है IMF से तो हमें, आप ये देखें ना कि IMF से तो हमें 1 बिलियन मिलने, हमारा $1 बिलियन का तकरीबन नुकसान हो गया एक्सपोर्ट और रेमिटेंस में दिसंबर में। $1 बिलियन हमारा जनवरी में हो गया, अभी फरवरी की भी फिगर आ जाएगी। तो अगर हमने 1 बिलियन उधार लेने के लिए अपने घर का 3 बिलियन गंवा देंगे तो क्या होगा ये तो। और अब तो आगे और तशवीशनाक हालात हैं लोगों में, मतलब एलसीज नहीं खुल रही, तो आगे लोगों को उम्मीद नहीं समझ आ रही होगा क्या, रेवेन्यू बहुत लॉस होगा। मेरे ख्याल में तो ये रेवेन्यू टारगेट बहुत बुरी तरह मुतासर होगा। राइट। कस्टम रेवेन्यू इफेक्ट होगा, सब कुछ इफेक्ट होगा। फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं तो वो उनके सेल टैक्स वगैरह नहीं आएंगे। और आसिफ इनाम साहब, बात यहाँ नहीं रुकती। जो प्रेस रिलीज है स्टेट बैंक का, वो कह रहा है कि अब 16 मई के बजाय ये 4 अप्रैल को दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी, और इसके मानी 90% लोग बाज़ार में, मार्केट में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में ये ले रहे हैं कि इसको अब 4 अप्रैल को कम से कम 1% या 1.5% शरह सूद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। सो आगे हालात कारोबार और कारोबारी तबके के लिए चैलेंजिंग है। जी बहुत चैलेंज है, बल्कि अब तो सर्वाइवल में मुश्किल है। बहुत सारे लोग जो मतलब बीच में खड़े हुए थे, देखिए 40% 50% इंडस्ट्री बंद हो गई है, बाकी 25-30 और बंद हो जाएगी, 20-25 चलती रह जाएगी। बस ठीक है, वो तो कुछ ना कुछ लोग चलते ही रहते हैं, आना जाना लगा रहेगा, कुछ खुल रहा होगा, कोई बंद हो रहा होगा।
अंडरस्टूड। सो आसिफ इनाम साहब, अगर इस मौके पे आप कोई मैसेज देना चाहें गवर्नमेंट को, वज़ीर ख़जाना को, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी बस बिल्कुल इसको एक्सपोर्ट्स का ख्याल रखें। यही एक्सपोर्ट है जो मतलब 1 मिलियन उधार लेना होता है तो वो वापस करना होता है। जो एक्सपोर्ट का 1 मिलियन कमाया जाता है वो मुल्क का हो जाता है। तो एक्सपोर्ट में हमारा इस साल का टारगेट तो $26 अरब था। तो अगर वो अचीव हो जाता तो हमें ये सब मुश्किलात का सामना ही नहीं करना पड़ता। तो एक्सपोर्ट ही पाकिस्तान का सोल्यूशन है। एक्सपोर्ट और रेमिटेंस पे भी तवज्जो दें कि भाई वो भी ज्यादा से ज्यादा है थ्रू प्रॉपर चैनल। तो यही हमारी मतलब कामयाबी है कि हम अपना करंट अकाउंट सेल्फ मेड जो है वो मतलब खुद कमा के जो है वो अपना करंट अकाउंट सस्टेन करें। तो मेरे ख्याल में बाकी लेंडर्स के कोई परेशानी नहीं होगी, वापस लेने की गलती नहीं होगी, वो भी रोल ओवर इजीली करते रहेंगे। आप परपेचुअल बॉर्डर बन के तो नहीं जिंदा रह सकते। ग्रेट ग्रेट। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कशन की सबसे पहले फॉरेक्स के चैलेंजेस के ऊपर, और जहाँ पे हमने देखा कि पाकिस्तान 75 साल के अंदर इस तेज़ी से ये चैलेंजेस नहीं देख रहा था जिस तरह से ये चैलेंजेस पिछले 20 से 25-30 दिनों में पाकिस्तान ने देखे हैं। आई जो पाकिस्तानी रुपया है उसने बहुत तेज़ी से गिरावट देखी है, और बिकॉज़ ये सब चीज़ें इस वजह से पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तानी माशरे को, इकोनॉमिस्ट को, बिजनेसमैन को इसलिए देखनी पड़ रही हैं कि IMF की डिमांड थी। IMF का ये क्लियर व्यू था कि आपने 225 रुपये पे डॉलर को रोक के रखा हुआ था, और जब हमने आपसे कंडीशन रखी कि आप फ्री मार्केट इकोनॉमी के प्रिंसिपल को फॉलो करें, तो फिर आपने डॉलर को खुला छोड़ा और जो डॉलर है वो 270 को क्रॉस कर गया। और आज की पोजीशन ये है कि IMF का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं साइन हुआ, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के लिए दोबारा से IMF ने कहा कि आपने पहले 225 पे डॉलर को रोका हुआ था, अब 260 पे रोका हुआ है, आप इसको अगर फ्री नहीं करेंगे तो वी आर नॉट टॉकिंग। दिस इज़ व्हाट पीपल इन द मार्केट से। सो व्हाट वी हैव सीन इन द मार्केट वाज कि 295 तक डॉलर ट्रेड हुआ, और हमने देखा कि कुछ र्यूमर मॉन्गर्स जो हैं, अफरा तफरी फैलाने वाले लोग भी मार्केट में थे, जिन्होंने ये कहा कि जो डॉलर है वो 325 रुपये तक चला गया है, बगैर आज़ाद ज़राए से इसकी कंफर्मेशन नहीं हो सकी। सो दिस वाज अ चैलेंज जो कि आज मार्केट ने देखा, अनसर्टेनिटी देखी। दूसरे फ्रंट के ऊपर व्हाट वी सॉ टुडे वाज के स्टेट बैंक ने शरह सूद में 300 बेसिस पॉइंट का 3% का इजाफा किया, और अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको 16 मई के बजाय 4 अप्रैल को करने का फ़ैसला किया है, जिसको कुछ एनालिस्ट पॉजिटिव भी देख रहे हैं, कुछ नेगेटिव भी ले रहे हैं। नेगेटिव लेने वाले लोगों की अक्सरियत है जो ये समझते हैं कि शरह सूद में मज़ीद 2% का इजाफा 4 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। सो पाकिस्तान विल मेक अ हिस्ट्री। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 22% का शरह सूद देखने जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि पाकिस्तान की फाउंडिंग पार्टी है, उसके दौर में ये नेकी होगी, और इसके ऊपर ज़ाहिर है तमगाए हुस्न कारकर्दगी बनता है फाइनेंस मिनिस्टर को भी, स्टेट बैंक के गवर्नर को भी, और इस रूलिंग कैबिनेट को भी, बिकॉज़ ये बहुत बड़ी चीज़ है जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में होने जा रही है। एंड आई वंडर हु इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट दिस। इस डेवलपमेंट पे नज़र रखेंगे, और अगले प्रोग्राम में आपको इसके ऊपर एक पूरा तज्ज़िया और एनालिसिस प्रेजेंट करेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।